नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। पीआईक्यू सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं एक और नया पेपर जो कि उत्तराखंड आयोग के द्वारा लिया गया था, यूकेपीएससी के द्वारा अधिशासी अधिकारी कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा, जिसका नोटिफिकेशन आया था वर्ष 2022 में। पेपर हुआ था 2023 में। इस प्रश्न पत्र की खासियत है कि इसमें पूरे 200 प्रश्न मिलेंगे आपको पीआईक्यू, और इसकी समयावधि है 3 घंटे। और इसे हम करेंगे फटाफट अंदाज में, विद इन 1 आवर या 1 से 1.5 आवर लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जितने भी पीआईक्यू हम आपको करा रहे हैं, इससे आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। तो सारे पीआईक्यू आप करते जाइए और देखिएगा। इसे एज ए मॉक टेस्ट की तरह लीजिए। आप एज ए मॉक टेस्ट लेंगे क्योंकि आप जिन भी किताबों से पढ़ रहे हैं उनसे पढ़ते रहिए, प्लस आप अपना पीआईक्यू जब यहाँ से करेंगे तो जो आपको मॉक टेस्ट की दिक्कत है, बहुत बच्चों को नहीं पता चल पाते हैं कैसे क्वेश्चन पैटर्न आ रहे हैं, वो बेचारे पढ़ते रहते हैं, सिलेबस उनका कंप्लीट हो जाता है, बट कुछ मार्क्स से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें करना है पीआईक्यू आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेंगे अवश्य ही। तो बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए शुरू करेंगे हम आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? आपके ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स, डब्ल्यू. टेलर या फिर बेंजामिन डिज़रायली। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकाल से संबंधित है स्ट्रेची आयोग। तीसरा प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन या ब्लैकमेल कहा था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, लिन लिथगो। इसने कहा था महात्मा गांधी के तरीकों को ब्लैकमेल कहा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुगल काल में मुजारियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चौथा प्रश्न सही जवाब है मुगल काल में कृषकों के लिए यह शब्द प्रयोग में लिया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है आपका फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी जौनपुर नगर की, है ना। और जौनपुर नगर जो है उसने बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? 4 सूफी संत के नाम दिए गए हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीदुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया या शेख नसीरुद्दीन। इनमें से कौन है जिनकी दरगाह भारत में नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 6 बी, शेख फरीदुद्दीन। इनकी दरगाह भारत में नहीं है। दोस्तों हम फटाफट अंदाज में क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल सके। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे। फिलहाल इसे एज ए मॉक टेस्ट लीजिए, इससे आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछ रहा है एग्जामिनर वो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। सजदा और पाबोस की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बलबन। ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने सजदा और पाबोस की परंपरा प्रारंभ की थी। फटाफट अंदाज में हमें प्रश्न करेंगे, कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम लगा पाएँ, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं फ़िलहाल नहीं दूंगा। इस पे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ होंगे, जितने भी टॉपिक हैं, हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है जिसमें आपको सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला किस भाषा में लिखा है? हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और इस प्रश्न का सही जवाब है 8वें का बी, अरबी भाषा में इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलतियाँ होने की संभावना रहती है, इसलिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए। तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आपके ऑप्शन है नागार्जुन, वसुबंधु, मोगली पत्तसी या फिर अशोक। और इसका सही जवाब है 9वें का ऑप्शन नंबर सी, मोगली पत्तसी। इसकी अध्यक्षता में होती है तीसरी बौद्ध संगीति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश का प्रतापी शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। मिलिंद पन्हों की रचना किसके द्वारा
की गई थी, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागसेन के द्वारा रची गई है मिलिंद पन्हो की रचना। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन लिखे हुए हैं और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान। इसमें जितने भी प्रश्न दिख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपने देखे ही होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करिए और अंत में बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर चोल? 13वां प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चोल जो है दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में चलता है त्रिकोणात्मक संघर्ष। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? 14वां प्रश्न है और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन के द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये आपको एकदम से याद रखना है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति भी होता है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि संसद नए राज्यों की गठित कर सकती है। निम्नलिखित में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। यह विशेषाधिकार संसद के सदस्यों, भारत के मंत्रिमंडल के मंत्री और भारत के महान्यायवादी को प्राप्त होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, यह आपको बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2023 तक ये लगातार क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बन रहा है और इसका सही जवाब है लोकसभा के अध्यक्ष की द्वारा लोकसभा जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता की जाती है। निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर राज्य के राज्यपाल। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51A में लिखा गया है मूल कर्तव्यों के बारे में। 21वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वेनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत की जाती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग यानी जो 80 आयोग होता है, 80 कमीशन होता है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये इस समय सुर्खियों में भी बना हुआ है, इसलिए आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है कि इस प्रश्न का सही जवाब है कि 24वां प्रश्न में हम आ चुके हैं। 24वें का सही जवाब आर्टिकल नंबर 44 जो है समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अभी आज में हाल फिलहाल में पूछा जा रहा है बहुत बार एग्जाम में कि कौन सा ऐसा राज्य है जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार जिसने समान नागरिक संहिता को अपने राज्य में लागू किया है। तो उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर तक पहुंच चुकी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है?
25वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय करता है? 26वां प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब है भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर अपना निर्णय देता है। 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? और इसका सही जवाब है 27वां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, जो कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया था? योजना आयोग के, और योजना आयोग का अध्यक्ष भी कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहते थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट के नाम से जाना जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है? सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी परीक्षाओं में इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टकराएगा। काफ़ी क्वेश्चन इससे आएंगे क्योंकि 200 प्रश्न है इसमें से और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस PYQ को हल्के में नहीं लेना है और अच्छे से इसके लगाना है, ठीक है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत बजट के बारे में चर्चा की गई है, कौन सा आर्टिकल है, यह आपको बताना है। और इसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में चर्चा है। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए। भारत के संविधान का आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है और इसका सही जवाब है वित्त आयोग से संबंधित है आर्टिकल 280। जनहित याचिका को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? और इसका सही जवाब है सामाजिक क्रिया याचिका भी बोला जाता है, सामाजिक हित याचिका भी बोला जाता है, वर्ग क्रिया याचिका भी इसे बोला जाता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो गया? यह सभी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों के लिए, किस उम्र के समूह के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? 32वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए यह व्यवस्था है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह अब मौलिक अधिकार बन चुका है, शिक्षा का अधिकार। 33वां प्रश्न पर चलते हैं। 33वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी और सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2016। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में 73वें एवं 74वें संशोधन अधिनियम लागू किए गए थे? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और तभी आपको जवाब देना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1992। 34वें का सही जवाब है 1992 में यह अधिनियम लागू किए जाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट अधिनियम हैं, 73वां और 74वां संशोधन, जिसके द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी जाती है, जो ग्राम पंचायतों और नगर पालिका से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRDMPR निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? यह आपको बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है भाग 9 में जो है त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। 37वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है यह और आपको याद रखना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल को बनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 38वां प्रश्न राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्नामित नाम निम्नलिखित में से क्या है? नया नाम आपको बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब बोला जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन को। निर्धनता को मापने का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग के द्वारा निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड प्रस्तुत किया गया था। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा किससे संबंधित है? यह आपको बताना है और 40वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उपक्रम से संबंधित है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, जिसे मुद्रा भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का यह।
अगला प्रश्न, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम आपने सुना होगा, हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। और इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना एवं आयातों को कम करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। पुनर्नामित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 42वें प्रश्न का सही जवाब है, इसे बताया जाता है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से। 43वां प्रश्न है, जीएनपी और जीडीपी के अंतर को क्या कहते हैं? यह आपको बताना है। 43वां प्रश्न है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जीएनपी और जीडीपी के अंतर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष में स्वीकृत किया गया? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जून 2014 में नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन सी एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चावल और गन्ना इस फसलों में सबसे अधिक पानी की खपत होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाज, ओक एवं चेस्टनट निम्नलिखित में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वन ये होते हैं बाज और चेस्टनट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक नकदी फसल नहीं है? गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गेहूं नकदी फसल नहीं है। काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप से मिलती है, कहाँ पर मिलती है ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। चंबल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? और चंबल सहायक है आपकी यमुना नदी की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50वां प्रश्न है, सिंगरौली कोयले की खान निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? और यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब तक हमारे 50 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। 50 में से अब तक आपके स्कोर क्या रहे हैं यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये आपको आगामी परीक्षाओं में ज़रूर दिखने वाले हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लीजिए और बिल्कुल से एकदम से मतलब इसे लगाने की कोशिश करिए। हर प्रश्न का जवाब दीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम में कैसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है यह क्वेश्चन भी। और इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम है सह्याद्री हिल्स। 52वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है 90% से ज़्यादा किसका लिटरेसी रेट है? त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम या फिर तमिलनाडु? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम की साक्षरता दर 90% से अधिक है। निम्नलिखित देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, RJ चलैया। ये थे कर सुधार समिति के अध्यक्ष जो कि 1991 में गठित होती है। 55वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? यह आपको बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और उनके क्या नाम है? भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर है। कौन है बांगर? बांगर क्या है यह आपको बताना है। 56वां प्रश्न है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुरानी जलोढ़ से निर्मित मैदान को कहा जाता है बांगर। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, तापी या फिर महानदी। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महानदी है सबसे बड़ा नदी बेसिन इन नदियों में से। 58वां प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW क्या प्रदर्शित करता है?
और यह प्रदर्शित करता है उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु को AW से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की प्रथम जनगणना की गई थी? यह आपको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1872 में होती है भारत की पहली जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा ST कहाँ पर है, यह आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में परसेंटेज वाइज ST की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है अपने भारत में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है कौन है, यह आपको बताना है। 61वां प्रश्न, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब है जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजा भोज हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। निम्नलिखित में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, नीति आयोग, वर्धा समिति, कृषि सेवा आयोग या फिर भारतीय जनगणना विभाग। कौन है कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। 65वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2013 में पारित किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किस में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सेब के लिए फेमस जिला है उत्तराखंड में उत्तरकाशी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन एक ट्रांस हिमालयन श्रेणी नहीं है? और 68वां प्रश्न है, सही जवाब बताना है। सही जवाब है पीर पंजाल ट्रांस हिमालयन श्रेणी नहीं है। बाकी जास्कर, काराकोरम और कैलाश तीनों ट्रांस हिमालयन श्रेणियाँ यानी ये हिमालय से पहले की श्रेणियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 69वां प्रश्न, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 69वां प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा में स्थित है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला CGAL कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? 71वां प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है। रंधावा ने भारत को कितने वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 वृहद कृषि प्रदेशों में रंधावा ने भारत को विभक्त किया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डीन सॉ। भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन थे? 74वां प्रश्न, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, P वीर मुथुवेल। ये थे चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक। वेरी इंपॉर्टेंट है। 75वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। समाचारों में देखी गई V2X तकनीकी किससे संबंधित होती है? और यह संबंधित होती है ऑटोमोबाइल से। रडार का पूर्ण अभिरूप क्या है? रडार की फुल फॉर्म आपको बतानी है और इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह होती है रडार की पूर्ण फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है यह बताना है। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं होती है। कंप्यूटर में फायरवेल का उपयोग क्यों किया जाता है? 79 प्रश्न पर हम पहुँच चुके हैं और इसका सही जवाब है फायरवेल का उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। भारत में आधुनिक कृषि के जनक कौन हैं? 80 प्रश्न। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन।
अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को किस कार्य के लिए जाना जाता है, किस चीज़ के लिए फेमस है, यह आपको बताना है। और इसका सही जवाब है श्वेत क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन का जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, FTP का प्रयोग किया जाता है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम के पार्ट बनते हैं, चाहे लोअर PCS हो, PCS हो या फिर कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें कंप्यूटर अब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है, और इसका सही जवाब है NAND नंद। यह गेट माना जाता है यूनिवर्सल गेट। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टेप वर्म या फीता कृमि प्रयोग करता है पोषक रणनीति का उपयोग। खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको बताना है। और इसका सही जवाब है ईंधन पूर्णतया नहीं जल रहा है, यह है इसका सही जवाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन में होता है, क्या होता है, यह आपको बताना है। 86वां प्रश्न, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। 87 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन को बोला जाता है पादप हार्मोन। ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों का अवशोषण किया जाता है, यानी कि यह हमें किस किरणों से बचाती है जो कि हानिकारक हैं, और सही जवाब है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके ओजोन परत हमें सुरक्षा प्रदान करती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना होती है, क्या होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह आपको बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं हो सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है नवीकरणीय कौन सा नहीं है, और इसका सही जवाब है कोयला और पेट्रोलियम, ये दोनों के दोनों, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये दोनों नवीकरणीय नहीं हो सकते हैं, बाकी दोनों जय भार और सूर्य का प्रकाश ये है नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 प्रश्न की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। ट्यूबलाइट में चोक का उद्देश्य होता है, क्या करती है ट्यूबलाइट में चोक, यह आपको बताना है क्या काम है उसका काम होता है वोल्टेज को क्षणिक रूप में बढ़ाने का काम करती है चोक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से के नियंत्रण में होता है। 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, PM10। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। ऑप्शन है गेहूं, धान, मक्का या फिर मटर, और सही जवाब है मटर में होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए, सही जवाब है तीसरी पीढ़ी में इन्हें प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी। उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत में यह पता चलता है कि सुबाहु नरेश की राजधानी थी श्रीनगर। हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की थी, काफ़ी फेमस है, और इन्होंने स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष होती है, और इसकी स्थापना होती है 25 जून 1967 को। डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दलित समुदाय से। निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई है। सही जवाब है पंडित नैन सिंह रावत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, और इनका नेतृत्व करती हैं राधा बहन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 101वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था। गढ़वाल में कत्यूरी शासक कहाँ पर मेनली इनका सेंटर था, ये आपको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जोशी मठ।
किसके शासनकाल में किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जगत चंद का काल शासनकाल जो है कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। कुमाऊं में गोरखों के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? और इसका सही जवाब है जोगामल शाह के नेतृत्व में पहला भूमि बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था कुमाऊं में। निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? 4 परंपराएं दी गई हैं, उनमें से 3 हैं थारू की और 1 नहीं है, वही आपको बताना है वो कौन सी है। और सही जवाब है पक्की पौड़ी। कमेंट बॉक्स में बताइए पक्की पौड़ी किस जनजाति समुदाय की उत्तराखंड में एक परंपरा है और क्या है। 105वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? ऑप्शन है धागुल, गोंखले, पौंछी या फिर मुरखली। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुरखली हाथ में नहीं पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सयाना गीत, ठुल खेल, डूडा गीत या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ठुल खेल बोला जाता है कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद गाए जाने वाले गीतों को। देवीधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन एक सहभाग नहीं करता है? लमगडिया, चम्याल, लटवाल या फिर वालिक। 107वां प्रश्न, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लटवाल भाग नहीं करता है। उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? ऑप्शन है डांगसेरा, पैठानी, थलीसैंण, रानीखेत या फिर पाबो पौड़ी। और 108वां प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डांगसेरा पैठानी में स्थित राहु का मंदिर। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अशोक का कालसी अभिलेख। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पातीराम ने लिखी है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। गढ़वाली ठाट कहानी के लेखक कौन हैं? 111वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सदानंद कुकरेती गढ़वाली ठाट कहानी के लेखक हैं। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? काफ़ी बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, फिर से इस क्वेश्चन में आया हुआ है और इसका सही जवाब है लोकरत्न पंत नाम है प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? नॉट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं कि जल्दी में आप क्वेश्चन में खाली पड़े वायु यंत्र और लगा दे कोई भी आंसर सही। और इसमें से वायु यंत्र कौन सा नहीं है यह आपको बताना है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वीणा ही एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं होता है। चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ? देखिए अब चिपको आंदोलन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये। अभी तक सिर्फ चिपको का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया ये पूछा जाता था। अब देखिए कौन सी फैक्ट्री है जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में चिपको आंदोलन शुरू होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। इनकी प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था हमारा चिपको आंदोलन। उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण कब बढ़ाया गया? यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। अभी तक आप PYQ सीरीज़ में देख रहे होंगे कि काफ़ी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं एग्जाम में या उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2008 में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कर दिया गया था पंचायत में। वनों के बेहतर प्रबंधन की ज़रूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के विशेषज्ञों की मदद से भारत में वन विभाग की स्थापना की गई थी। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22 सीटें। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन है कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर या फिर अगस्त मुनि। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुमाऊं वाटर रूल्स या फिर कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1917 में। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर एक टैक्स लगाया या कर लगाया जिसे क्या कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मिझाड़ी बोला जाता था इस टैक्स को। ट्रेल के द्वारा 1833 में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी? यह क्वेश्चन इस साल के पीसीएस में आया हुआ था 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, है ना। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप बार बार देखिए, काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार दिखाई देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा में ट्रेल के द्वारा 1833 में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है। सैद या सैयद जागर में परिलक्षित होता है। क्या परिलक्षित होता है? इसमें परिलक्षित होता है कबीर पंथ भी, हिंदू मुस्लिम एकता भी, सैदाली पांडुलिपि भी, अर्थात यह सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यह भी, और सही जवाब है बालभद्र सिंह नेगी को गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी व चतुरंगी हिमानियों के द्वारा पोषित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री के अंतर्गत ही है यह सारे हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी और चतुरंगी। लघु हिमालय को दून से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? इन क्वेश्चंस को तो एकदम रट लीजिए। जो भी हमारी जो उच्चावच हैं उनको विभाजित करने वाली जो घाटियाँ हैं या जिन्हें रेखाएं आप मैप में देखते हैं उनको आप कंठस्थ कर लीजिए। हर साल हर एग्जाम में यह बनी है, एमसीटी, एमबीटी, है ना, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है हर बार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुख्य सीमा थ्रस्ट यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी के द्वारा लघु हिमालय को दून से पृथक किया जाता है। उत्तराखंड के निम्नलिखित नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया है? मसूरी, अल्मोड़ा, हरिद्वार या फिर गोपेश्वर? 126वां प्रश्न है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा। दोस्तों इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि आपने सही किए होंगे एग्जाम में, लेकिन वो गलत हो जाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या आपको लगता है कि पीवाईक्यू हमें ये तो क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन आप जब पूरा क्वेश्चन एक बार में कंप्लीट करते हैं और लास्ट में देखते हैं कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, उससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है और बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। पूरे पेपर को एक बार में विदिन 1 आवर में ख़त्म हो जाता है हमारे पेपर्स, हमारे वीडियोस में। आपको फटाफट अंदाज में क्वेश्चन को कवर करना है। इससे आपकी तैयारी आप खुद देखेंगे कि एग्जाम में कितनी अच्छी लेवल पर पहुंच जाएगी, है ना। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? ऑप्शन है नीति, माणा, लिपुलेख या फिर मिलम। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लिपुलेख के निकट है काली लिपुलेख जो है दर्रे के निकट है काली नदी का उद्गम स्थल। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय का उत्पादन सबसे पहले प्रारंभ होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1830 में उत्तराखंड में चाय का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपा ताल क्षेत्र से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नए नए क्वेश्चन अब एग्जाम में दिख रहे हैं, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डोलोमाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन टॉन्स नदी से संबंधित है? देवल, खोदरी, चिल्ला या फिर कोटली भेल? 130वां प्रश्न, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी खोदरी परियोजना टॉन्स नदी से संबंधित है। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा की सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है द्रौपदी का डांडा, नंदा घोंगटी, बंदर पूंछ या फिर चौखंबा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चौखंबा शिखर है इन सब में सबसे ऊंचा। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या फिर फूलों की घाटी।
और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई थी? और इसका सही जवाब है उत्तराखंड में 2011 में पहली बार कृषि नीति लागू की गई। कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत से बोरेक्स का आयात कुमाऊं के जो स्वर्णकार होते थे आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की रैंक क्या थी? ये जो सूचकांक इस समय स्टार्ट किए गए हैं, है ना, इस अपना हमारे जो नेशनल लेवल पे, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, है ना, तो इनको अच्छे से बनाइए। 136वें का सही जवाब है, 7वीं रैंक थी 2021-22 में। अब इस साल 24-25 से 25-26 में जो भी आपका सूचकांक में उत्तराखंड की रैंक आती है उसे आप नोट करेंगे। उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है ऑपरेशन मुक्ति अभियान? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति। उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास यानी होम स्टे विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी, यह गलत है। बाकी भी तीनों पढ़ लीजिए। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50% अधिकतम 15 लाख रुपए का अनुदान या सब्सिडी मिलती है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में 25% यानी कि अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का सब्सिडी प्राप्त की जाती है। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उपलब्ध कराकर स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। ये तीनों के तीनों पॉइंट हैं सही और ये पॉइंट है गलत, इसीलिए यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि 138वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगर यह पूछा जाए कि यह योजना शुरू कब की गई थी तो इसका वर्ष था 2018, इसलिए यह ऑप्शन सही हो गया हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम आ चुके हैं 139वें प्रश्न पर। 139वां प्रश्न क्या कहता है? उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या है? LPCD क्या है यहाँ पर? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 135 लीटर। 140वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। यह होता है नोडल अधिकारी किसान सम्मान निधि योजना के लिए उत्तराखंड में, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद का। उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी यह एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इन क्वेश्चंस की। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2021 में एक जिला दो उत्पाद योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड में। MSME मंत्रालय के द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूम की स्थापना कहाँ पर की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिटकुल सितारगंज। 143वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यवसाय विकास केंद्र ग्राम्य 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में स्थापित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाचनी जो है पिथौरागढ़ प्रभाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2023-24 के बजट में ऋण भुगतानों को छोड़कर अनुमानित कुल कितना व्यय था? 23-24, 24-25 और 25-26 को एक बार आप कंपेयर जरूर करना है एग्जाम के लिए, क्योंकि इनसे आप कंपेयर वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। 144वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 66,179 करोड़ जो है सही जवाब है। 145वां प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है कि सबसे पहले कम जनसंख्या घनत्व वाला, फिर ऐसे बढ़ते हुए क्रम में चलना है हमें। ठीक है, बढ़ते क्रम में आगे को चलना है। और 145वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चमोली का जनघनत्व कम है, उससे ज़्यादा है अल्मोड़ा का, फिर देहरादून का और सबसे ज़्यादा है हरिद्वार का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था?
और इसका सही जवाब है भारत चीन युद्ध 1962। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संस्थान दिए गए हैं, उनके सामने उनकी जगह लिखी गई है कि कौन से स्थान पर स्थित हैं और बताना है। एक है इसमें गलत, वही आपको छांटना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी BEL उत्तरकाशी, ये हो जाएगा आपका गलत जवाब। तो 147वें का सही जवाब है BEL। इसका जो है ये उत्तरकाशी में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, इसलिए यह सवाल का जवाब हो जाएगा गलत। बाकियों को भी आप याद रख लीजिए। IDPL ऋषिकेश में है, BHEL हरिद्वार में है, IVRI मुक्तेश्वर में है, यह आपको नोट करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 148वां प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। बाकी तीनों सहकारिता, दुग्ध विकास, बकरी व भेड़ पालन जो है राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना के अंतर्गत आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या था? ऑप्शन है 960, 951, 963 या फिर 941। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 963। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? 150वां प्रश्न। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कृषि विभाग। उत्तराखंड में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? 151वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। अब तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? आप पहले सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए अच्छे से और फिर जवाब देना है। हर एक जवाब के बाद आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एग्जाम में आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और प्रथम खनन नीति सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 2001 में। अगला प्रश्न है 152वां। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई थी। यह की गई थी शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी, शिक्षा में नवाचार के व्यवसायीकरण के लिए भी, महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 153वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर में नहीं है। बाकी सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई में है, अरोमा पार्क काशीपुर में। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था एग्जाम में PCS और लोअर PCS में कि अरोमा पार्क कहाँ पर है, तो काशीपुर में है। तो इनके ऑप्शंस को भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है अगर पूछ ले एग्जाम में, तो भवाली में है। चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर में नहीं है। चाय के लिए कहाँ फेमस है? जैसे कौसानी है अल्मोड़ा के अंदर, अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा भी फेमस है ना। इसके अलावा बागेश्वर में कौसानी फेमस है, लेकिन जो है आपका आगे थे चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर में नहीं है। 153वें का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी क्षेत्रफल के हिसाब से वहाँ पर वन ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, ऐसा कौन सा है वो बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। लेकिन ये रिपोर्ट है आपकी 2021 की, ये भी आपको याद रखना है कि ये 2021 की रिपोर्ट की बात हो रही है। अभी आपकी लेटेस्ट 2023 की रिपोर्ट आ चुकी है, 18वीं वन रिपोर्ट, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें परसेंटेज चेंज हो गया है। बताना है आपने कि कौन है इस समय नई वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला परसेंटेज वाला हमारा डिस्ट्रिक्ट। इसमें कुछ क्वेश्चन अब हमारे इसमें आ गए हैं मैथ्स वाले, इनको अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे। हमारा अभी फ़िलहाल फोकस रहेगा GS और GK पर ही, है ना। अब तक हमारे 160 बढ़ते हैं प्रश्न, 165वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 165वां प्रश्न है 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्यों को शामिल किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स तो आप मान लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट संगठन है उत्तराखंड आयोग में। हमेशा इससे एक नई क्वेश्चन आया ही है। ब्रिक्स को एकदम आप रट लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में भी दिखेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 2022-23 में भारत के
निम्न में से किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति आय आपको बतानी है 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में कितने मतों से पारित किया गया? कितना इंपॉर्टेंट विधेयक था ये, है ना। और इसके बारे में क्वेश्चन उस साल हर एक एग्जाम में पूछा ही गया था 2023 में, तो इसलिए इस समय जो भी इम्पोर्टेंट विधेयक एग्जाम में आया हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट विधेयक पास हो रहा है, उस पर अपनी नज़र बनाए रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 454। भारत द्वारा अपने नागरिकों को निम्न में से किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। मैरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण निम्नलिखित में से किसके सम्मान में हुआ? 169वां प्रश्न, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के सम्मान में होता है अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण। 170वां प्रश्न, हाल ही में 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। इसमें से उत्तराखंड के कितने लोग थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 170वां प्रश्न, सही जवाब है 4 लोग। टेलिस्मेन सेबर 23 क्या है? ये उस समय करंट अफेयर का पार्ट है, जितने भी आ रहे हैं। सही जवाब है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेरपान निम्नलिखित में से कौन थे? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और क्योंकि 2023 में G20 का सम्मेलन भारत में ही हुआ था, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसका सही जवाब है 172वें का ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ कांत थे भारत के G20 शेरपा। नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में हुआ था? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। अभी हाल फिलहाल में जितने भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो मिलेगा, सिर्फ आधे घंटे में सारे के सारे वीडियो कवर हो जाएंगे, सारे के सारे सम्मेलन कवर हो जाएंगे कि फिलहाल वर्तमान में कहाँ इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए हैं 2025 के, और 2026 में या जो अगले होने वाले हैं कहाँ पर होंगे, वो भी मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं, तो उसको ज़रूर देखिए, एक नए क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिखेगा। हाल ही में भारत कनाडा संबंध निम्नलिखित में से किस आतंकी की घटना के हत्या के कारण कटु हो गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस समय ये सुर्खियों में बना हुआ था, है ना। जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भारत से रिलेटेड हों और सुर्खियों में बनी हों, उस पर खासा नज़र बनाए रखिए। इस समय अमेरिका भारत संबंधों पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट समय चल रहा है, काफ़ी टिप्पणियाँ हैं, टैरिफ और इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। 174वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह निज्जर। 175वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 175वां प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए? सही जवाब है मोहम्मद मुइज्जू, उस समय सुर्खियों में बने हुए थे। चंद्रयान 3 के लैंडर का निम्नलिखित में से क्या नाम था? 176वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम। ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है चंद्रयान 3, इससे क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछ रहा है, हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इस पर नज़र बनाए रखें। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी अभियान चलाया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूडान। हाल फिलहाल में जितने इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए हैं उस पर भी एक वीडियो हमारी आने वाली है जल्दी, और जितने भी जीके पूरे साल भर की इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम अभी इंक्लूड करेंगे बहुत जल्द। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उत्तराखंड में आएंगे वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2023 का संबंध किस देश से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ईरान से। इस समय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन रहा है? बहुत ही सुर्खियों में है, वेनेजुएला। उन्हीं की विपक्ष की नेता है मारिया कोरोना मचाडो, उन्हें मिला नोबेल शांति पुरस्कार, पक्का एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको याद करिए। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य निम्नलिखित में से कौन था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? और इसका सही जवाब है 124A। चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है 181वें का ऑप्शन नंबर डी, 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 3 को।
एरिस निम्नलिखित में से किस बीमारी का नया रूपांतरण है? 182 का सही जवाब है कोरोना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डकार घोषणा एक साझा घोषणा पत्र है जिसका संबंध किससे है, बताना है आपको। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है डकार घोषणा। ग्रैंड मास्टर मैग्नेसर कार्लसन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शतरंज के हैं वो माहिर खिलाड़ी। बीमर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फटाफट अंदाज में। निम्नलिखित में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। 187 प्रश्न, जनवरी 2023 में शुरू की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल ICET भारत और निम्न में से किस देश के बीच की साझेदारी है? जो भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन 2023 के थे उन्हें करंट अफेयर में इस प्रश्न में जगह मिली है, इस प्रश्न पत्र में। इसी तरीके से 2025 में जितने भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए हैं उन पर भी खासी नज़र बनाए रखिए। इससे रिलेटेड एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं, इस प्रश्न का जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है 188, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता? 2023 का फीफा महिला विश्व कप किसने जीता था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन ने जीता था फीफा महिला विश्व कप 2023। जर्क शब्द निम्नलिखित में से किस एक खेल से संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन के हैं वो काफ़ी फेमस खिलाड़ी। 191 प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी। उस समय हाईलाइटेड खेल था एशियाई खेल, जिससे उस साल के जितने भी एग्जाम हुए थे सब में प्रश्न बने थे। तो हाल फिलहाल में जितने भी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलेगा और उसे एक बार देख लीजिए। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर दिखाई देगा उससे रिलेटेड। एक पोलो टीम में कितने सदस्य होते हैं? और इसका सही जवाब है 4 सदस्य। इलेक्ट्रा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द है? 193 प्रश्न, सही जवाब है टेबल टेनिस। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? 194 प्रश्न, सही जवाब है गुजराती भाषा में लिखी गई थी हिंद स्वराज। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं रहा? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। काफ़ी फेमस इसमें नेता हैं जितने भी लीडर्स हैं। एक है जो कभी भी भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है, वो आपको बताना है कौन है। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि से जाना जाता था। वे कभी भी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेना का जनक माना जाता है। युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पार्ट बनते हैं अक्सर। 197 प्रश्न, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम का मुख्यालय स्थित है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, आयोग का बहुत बार पूछता है। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेज़िली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? यह आपको बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल ने वेलेज़िली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। भारत के निम्न में से भारत के किस भारतीय खेल महारथी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया? 200वां प्रश्न, सही जवाब सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने वेरी इंपॉर्टेंट 200 PYQ किए हैं। उत्तराखंड आयोग का यह काफ़ी अच्छा पेपर था और काफ़ी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो 2023 में पूछे गए हैं और 2024 और 2025 की परीक्षाओं में भी वे रिपीट हुए थे। तो दोस्तों, इसी तरीके से PYQ आप जितने सॉल्व करेंगे उससे आपको आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है।
तो बिल्कुल भी हम समय नहीं गवाएंगे, अपने किताबों से पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन एज ए PYQ से आपको मॉक टेस्ट की तरह इसे कंप्लीट करना है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंतर्गत एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा डेली, तो जिससे आपको 2026 की परीक्षाओं में सफलता मिलना एकदम कंपलसरी हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।